नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पीडीएम क्लासेस में। मैं हूं पवन केसरवानी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूपी डीलिट थर्ड सेमेस्टर के मैथ्स के चैप्टर 11 अवर्गीकृत आंकड़ों के समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक को। साथियों, इस चैप्टर में जैसे इस चैप्टर के नाम में ही निहित है कि तीन चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या चीज? पहला समांतर माध्य, समांतर माध्य यानी कि अरिथमेटिक मीन। दूसरा माध्यिका यानी कि मीडियन। और तीसरा क्या बोला मैंने? बहुलक यानी कि मोड। बहुलक यानी कि मोड। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम तीन चीजें पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल पवन केसरवानी 910, इस पे जाके मुझे फॉलो कर लीजिए। और नीचे है टेलीग्राम पीडीएम क्लासेस के नाम से, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। ठीक है, तो चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। यही तीन चीजें पढ़नी है। ये जो चैप्टर है, ये जो आज की वीडियो होने वाली है, इसमें से 2 नंबर के क्वेश्चंस आपको आएंगे। आपने इस वीडियो को समझ लिया, आपने इस चैप्टर से हमेशा 2 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपने इसको समझ लिया अच्छे से, बड़ा आसान सा चैप्टर है, मैं आसान तरीके से समझाऊंगा, तो आपके 2 नंबर पक्के हैं। और ये जान लीजिए, पास होने के लिए सिर्फ 12 नंबर चाहिए, तो इसको हल्के में मत लेना कि सर 2 ही नंबर तो आ रहे हैं भाई। ठीक है चलो तो शुरू करते हैं एक एक करके। तीनों चीज़ों को समझते हैं, बहुत छोटा सा चैप्टर है और बड़े आसानी से समझाऊंगा। तो समांतर माध्य क्या होता है? देखो भाई, जो भी एक तरीके के आंकड़े होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? एक तरीके के आंकड़े, या फिर ऐसा कह लो कि आंकड़ों के योगफल को जब आंकड़ों की संख्या से भाग दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है? उनका समांतर माध्य। ठीक है, समांतर माध्य यानी कि औसत। क्या चीज? एक तरीके से औसत या एवरेज। एवरेज, ठीक है, एवरेज को ही क्या बोलते हैं? एक तरीके से समांतर माध्य। आप समझ में आए? जैसे मान लीजिए कि एक कक्षा में 3-4 बच्चे हैं। मान लो मैं किसी बच्चों को कोचिंग पढ़ाता हूँ, 4 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं, और उनका मैंने लिया टेस्ट। ठीक है, 50 नंबर वाला टेस्ट लिया। अब उसमें से 4 में से एक बच्चे ने पाया 10 नंबर, किसी ने पाया 12 नंबर, किसी ने पाया 15 नंबर, और एक बच्चे ने पाया इसका 23 नंबर। ठीक है, 10, 12, 15, 23। मान लो मैंने 4 बच्चों का टेस्ट लिया कोचिंग में और 4 बच्चों ने इतने इतने अंक पाए। तो अब मैंने कहा कि इसका समांतर माध्य निकालो। अब इसका मुझे क्या चाहिए? समांतर माध्य चाहिए। तो क्या मैंने बताया कि समांतर माध्य बराबर क्या होता है? समांतर माध्य मतलब क्या होता है? आंकड़ों का योगफल। ये जो संख्याएं हैं ना, ये जो नंबर मिले हैं 10, 12, 15, 23, ये क्या है? इन्हीं को हम आंकड़े बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंकड़े। तो आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4। 4 ठो आंकड़े हैं और आंकड़ों का जोड़ क्या है? इन्हीं चारों को जोड़ देंगे। तो चलो, समांतर माध्य बराबर क्या होता है? आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या। ठीक है, अरे भाई सीधे से समझो ना। मैंने जब बता दिया कि समांतर माध्य मतलब एवरेज होता है। मान लो 3 दोस्त हैं, तीनों के पास, एक के पास 10 रुपया है, एक के पास 15 रुपया है, और एक के पास मान लो 20 रुपया है। तो टोटल तीनों के पास कितने रुपए हो गए? 3 दोस्त हैं, एक के पास 10 है, एक के पास 15 रुपया है, और दूसरे के पास कितना है? मान लो दूसरे के पास भी 10 ही रुपया मान लो। ठीक है, कितना कितना बताया? 10 रुपया है, दूसरे के पास 15 है, और तीसरे के पास भी 10 रुपया है। 3 दोस्त है, तीनों के पास इतने इतने पैसे हैं। अब कह रहा है कि बताओ इनके पास औसतन कितने पैसे हैं, या फिर इसका समांतर माध्य बताओ। चाहे औसत पूछे या समांतर माध्य, एक ही चीज है। ठीक है, इसका समांतर माध्य बताओ। तो आप क्या करोगे? तीनों को जोड़ दोगे, यानी कि 10 रुपया, 15 रुपया, 10 को जोड़ दो। तो 10 15 कितना हुआ? 25। 25 10 कितना हुआ? 35। कितना है? 35। और कितने लोग हैं टोटल? 3 लोग हैं। तो 3 भाग कर दो तो आ जाएगा आंसर। करो, 3 1 के 3, 3 1 के 3, बचा 2, 3 छंग 18, 3 छंग 18। लगभग कितने रुपए आ गए? 1 रुपया 66 पैसा। तो हर दोस्त के पास औसतन 11 रुपया 66 पैसे हैं। तो यही है समांतर माध्य। बस यही समझना था आपको। ठीक है, इसी में 2 नंबर आपको मिलने हैं। समझ में आया ना?
यही चीज ये 3 दोस्तों के बीच में है, यही थोड़ा सा बड़े लेवल पे होता है। कैसे कि मान लो 10 लोग हैं या 4 लोग हैं, फिर से एक समझा देते हैं। मान लो 4 लोग हैं, 4 दोस्त हैं, चारों के पास, किसी के पास है 10 रुपया, किसी के पास 15 रुपया है, किसी के पास है 25 रुपया, किसी के पास है 40 रुपया। ठीक है, ये 4 दोस्त हैं, चारों के पास अलग अलग रुपए हैं। तो किसी ने पूछा कि भाई बताओ कि औसतन हर बच्चे के पास कितने कितने रुपए हैं। औसतन यानी कि एक एवरेज बताओ कि हर लड़के के पास कितने कितने रुपए हैं। तो हमने चारों को पैसे को लिया एक साथ और चारों को 4 भाग में बांट दिया। ठीक है, तो बराबर बराबर आ गया। तो 10 15 कितना होता है 25, 25 25 कितना होता है 50, 50 40 कितना होता है 90, 90 बटे 4। तो काट दो 4 से, 4 दूनी 8 कितना होता है 4 दूनी 8, 1 बचा, 1 0 कितना होता है 10 और 4 दूनी 8, इधर होगा 20, 4 पंजे 20। तो एक बच्चे के पास कितने हैं 22 रुपया 50 पैसा। तो जब हमने पूछा कि ठीक है 4 लोगों के पास इतना अलग अलग रुपया है तो औसतन एक बच्चे के पास कितना पैसा है, तो हमने जोड़ गांठ के बता दिया कि औसतन एक लड़के के पास 22 रुपया 50 पैसा है। देखो 22.5 रुपया है। ठीक है, यही आ गया औसत और इसी को बोलते हैं समांतर माध्य, अरिथमेटिक मीन। चलो, यही तो हमारे, देखिए ये मैंने आपको देसी तरीके से समझाया कि क्या करोगे। कोई कहे कि भाई इसका औसत बताओ कि एवरेज कितना रुपया है, तो आप क्या करोगे, सभी को जोड़ दोगे और सभी को बस जितने लोग हैं उससे भाग दे दोगे, वही आ जाएगा आपका औसत। और वही चीज इसमें भी है कि समांतर माध्य बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योगफल, यानी कि इन सभी को जोड़ लो बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या यानी कि गिनती गिन लो, कितने आंकड़े हैं 1 2 3 4, 4 आंकड़े हैं तो चारों को जोड़ दो। तो वही हमने किया ना कि आंकड़ों का योगफल यानी कि 10 + 15 + 25 + 40, ये आंकड़ों का योगफल हुआ बटे आंकड़ों की संख्या कितनी है 1 2 3 4। तो 4 आंकड़े हैं, इसे जोड़ दिया 4। जब जोड़ने पर हमको क्या आया था 90 आया था, तो 90 बटे 4। जब हमने काटा था तो क्या आया था 22.5। तो यही आ गया आपका समांतर माध्य। ठीक है, समांतर माध्य बराबर क्या हो गया 22.5, बस और कुछ नहीं है। चलो अब इसी पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, और हाँ, एक चीज़ और है, ये जो समांतर माध्य वाला मैंने सूत्र बताया है, समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योगफल, आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या, ये जो मैंने सूत्र बताया है इसी को ऐसे भी दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं, समांतर माध्य को दर्शा देते हैं m से, कैपिटल M। देखो अरिथमेटिक मीन होता है तो वही मीन के m को उठा लिए, तो m बराबर क्या होगा आंकड़ों का योगफल। देखो ये जैसे 10 15 25 40 ये सब संख्याएं हैं, किसमें संख्यात्मक रूप में है। जैसे अगर इसे हम बीजगणितीय रूप में दर्शाएं तो हम क्या मान लेते हैं, 10 को मान लेते हैं x1, 15 को मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं x3, इसको मान लेते हैं x4। ऐसे अगर और होते तो मान लेते डॉट 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 डॉट, कितने तक जाते, x को n तक ले जाते हैं। n यानी कि कुछ भी हो सकता था, 4 आंकड़े नहीं, 5 दोस्त हो, 7 दोस्त हो, 10 हो, 1000 हो, लाख हो, तो मान लेते कितने टोटल दोस्त हैं, n दोस्त हैं। तो आंकड़ों का योगफल क्या आ जाता, x1 + x2 + x3 + x4 डॉट 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 डॉट, कितने x हो गए प्लस xn। ठीक है, टोटल xn को जोड़ लो बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या कितनी हो गई, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे डॉट 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 डॉट, कितने हैं टोटल आंकड़े n है, कितने हैं टोटल n ठो आंकड़े हैं। तो वही क्यों ऐसे दर्शा दिया गया। तो क्या हुआ m बराबर x1 + x2 + x3 x4 ऐसे करके डॉट डॉट xn तक जोड़ लिया बटे टोटल कितने थे, टोटल हमको गिनती में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते करते कितने हो गए टोटल n तक थे। तो हमने यहाँ पे n स्मॉल n यानी छोटा वाला n लिख दिया। ठीक है, अब इतना ढेर सारा लिखने से बचने के लिए एक आता है, ऐसे लिख दो सिग्मा। सिग्मा क्या लिखोगे, सिग्मा, इसे बोलते हैं सिग्मा, यानी कि जोड़। किस चीज का जोड़ है, x लोगों का जोड़ है। जितना x है सभी xों को जोड़ लो बटे उसमें n से भाग दे दो, बस हो गया। देखो इतना लिखने से अच्छा है एक ठो सिग्मा बनाओ, उसी के आगे x लिख दो, यानी कि जितने भी यहाँ पे x हैं, कितने भी x हो, x4 x5 x6 x7 x 1 लाख x 1000, कितने भी x हैं, जितने भी x हैं उनको जोड़ो बटे n। तो यही हो गया आपका सूत्र। तो चाहे ये लिखो सूत्र के रूप में, चाहे ये वाला लिखो, आपको जो अच्छा लगे वो लिखो। ठीक है, जो आपको याद रहे। मैं तो कहूँगा यही वाला याद कर लो भैया कि समांतर माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योगफल, यानी कि आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या। कितने आंकड़े हैं वही है आंकड़ों की संख्या। ठीक है, चलो अब इस पे करते हैं एक ठो क्वेश्चन। सीधे से भैया एवरेज पूछ रहा है, एवरेज
उसी को हमने बोल दिया समांतर माध्य और कुछ नहीं। ठीक है, औसत को ही हम लोग समांतर माध्य बोलते हैं, ये जान लो बस। तो किसी भी चीज़ का अगर पूछे कि इसका समांतर माध्य बताओ तो कुछ नहीं है, बस जितने हैं सबको जोड़ दो बटे जितने हैं उससे भाग दे दो। ठीक, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। इसी पे आधारित है, इसलिए पहले क्वेश्चन देखो समझाते जाऊंगा एक एक कॉन्सेप्ट, उस पर क्वेश्चन भी कराता जाऊंगा। अब मैं पहले सोचूं कि नहीं पहले सब पूरा कॉन्सेप्ट समझा लूं फिर इकट्ठा क्वेश्चन कराएं, तो आप भी बोर हो जाएंगे और भूलते जाएंगे। ठीक है, तो चलो भाई पहला क्वेश्चन क्या हमारा है कि 40, 30, 35, 15 तथा 10 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। क्या क्या दिया है, ऐसे लिखो सोल्यूशन, या हिंदी में लिखते हो तो हल। क्या है, 40, 30, 35, 15 तथा 10 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा, इस चीज का समांतर माध्य क्या हो जाएगा भाई, हमने क्या बताया है कि समांतर माध्य बराबर क्या होता है, एक बार सूत्र लिख लो। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, सूत्र आंकड़ों का योगफल, यानी कि आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। ठीक है, यही तो बताया ना कि समांतर माध्य बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। तो हमारे आंकड़े क्या हैं, आंकड़े हैं 40, 30, 35, 15 तथा 10, यानी कि 40 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 15 प्लस 10, आंकड़ों का योगफल यानी कि जो भी आंकड़े हैं उनको जोड़ दो। ठीक है, योगफल मतलब वही तो होता है ना कि जो भी आंकड़े हैं उनको जोड़ दो बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या यानी कि कितने आंकड़े हैं हमारे पास, तो गिन लो 1 2 3 4 5, टोटल कितने आंकड़े हैं हमारे पास, टोटल 5 आंकड़े हैं। तो अब इनको जोड़ के 5 से भाग दे दो, तो जोड़ो भैया, जोड़ लेते हैं। 40 30 70, ठीक है, 70 35 कितना होता है 105, 105 15 कितना होता है 120, 120 10 कितना होता है 130, कितना होता है 130, 130 बटे 5, तो 130 बटे 5 क्या आएगा, काट लो, 5 1 के 5, 5 दूनी 10 और 5 जंगे 30, 5 छंगे 30, तो कितना आ गया 26, यही आ गया आपका आंसर। अतः समांतर माध्य बराबर, ऐसे लिख दो एक लाइन, अतः समांतर माध्य बराबर 26। ठीक है, आ गया आपका आंसर, वेरी सिंपल, समझ में आया ना। देखो क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन आपको आ गया होगा स्क्रीन पे कि 40 30 35 15 तथा 10 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमने सिंपल सा किया, सूत्र हम जानते थे, क्या था सूत्र हमारा कि समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या, मतलब जितने भी आंकड़े हैं उनको जोड़ लो, सभी को जोड़ लो बटे जितने लोग वो हैं उसी से भाग दे दो। तो आंकड़ों का योगफल, तो आंकड़ों को हमने जोड़ लिया, 40 30 35 15 10 को जोड़ लिया तो आया हमारे पास 130 बटे आंकड़ों की संख्या, मतलब कि जितने हैं 1 2 3 4 5, 5 ठो हैं तो बटे 5 कर दिया, जब काटने पीटने पर आया हमारा 26, वही हो गया हमारा आंसर, यानी कि अतः समांतर माध्य बराबर कितना हो गया 26, बस सिंपल। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ा सा उसकी भूमिका बना देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा उसकी भूमिका बना देते हैं। क्या क्वेश्चन है लिख देते हैं एक बार, तब समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन है, देखो कि एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों का भार किसमें है, किलोग्राम में लिखा जा रहा है, किलोग्राम में। देखो एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों का भार निम्नवत है, क्या है, निम्नवत है। ये ब्रैकेट में किग्रा में लिखने का मतलब क्या है कि जो भार लिखा जा रहा है वो किलोग्राम में लिखा जा रहा है। ठीक है, इसमें मत समझ लेना कि ग्राम में लिखा जा रहा है, ये किलोग्राम में भार लिखा जा रहा है, निम्नवत है। क्या दिया है, ऐसे सारणी दी हुई है एक टेबल। ठीक है, हाँ, टेबल में क्या है, पहला है भार किसमें, किग्रा में, किग्रा यानी कि किलोग्राम में। ठीक है, भार किलोग्राम में, और दूसरे में क्या है, बारंबारता। ठीक है, ये ऐसे एक सारणी बनी हुई है, और संख्याएं इसमें क्या दी हुई हैं 45, यानी कि 45 किलो, और बारंबारता उसकी कितनी है 5।
50 का 4, 35 का 2, 32 का 6, 33 का 8, 33 का 8 और 40 का कितना है 5, ये 40 है गुरु, ठीक है, 40 का 5। अब दिया है ये, और क्या कह रहा है नीचे, क्या कह रहा है कि कक्षा के, ये तो आपको इतना दे दिया, उसके बाद नीचे कह रहा है कि कक्षा के विद्यार्थियों के भार का, विद्यार्थियों के भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों का भार किलोग्राम में निम्नवत है, ऐसे टेबल में दे दिया कि भैया ये भार हुआ, ऐसा ऐसा है। अब क्या कह रहा है नीचे कि कक्षा के विद्यार्थियों का भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब आप कहेंगे कि भाई अभी तक तो हमको सिंपल सी संख्याएं लिखी मिलती थी, 4 6 10 जितनी भी रहती थी, उसको हम जोड़ देते थे, बटे में जितनी है गिन लेते थे कि 4 ठो है, 5 ठो है, 10 ठो है, भाग दे देते थे, हमारा समांतर माध्य आ जाता था। अब ये क्या बला है भाई, ये क्या बला है, अब इसको कैसे करें, इसमें तो हम मुंडी खुजवा रहे हैं, कुछ नहीं है, टेंशन मत लो, हम बताते हैं, इसके लिए तो हम है ना। देखो क्या करना है भाई, उसमें क्या था, जैसे भार क्या है 45 किलो, ठीक है, 45, फिर 50, फिर 35, फिर 32, फिर 33, फिर 40, ऐसे 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 भार दिया रहता था। तो मान लो 5-6 लोगों का हो गया, लेकिन इसमें कितने हैं, कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी हैं, 30 विद्यार्थी हैं। और 30 विद्यार्थी में क्या है कि 45 किलो वाले कितने बारंबारता, यानी कि बच्चे बारंबारता, यानी कि कितनी बार वो चीज हुई है, तो 45 किलो वाले 5 बच्चे हैं, 50 किलो वाले 4 बच्चे हैं, 35 किलो के 2 ठो बच्चे हैं, 32 किलो के 6 बच्चे हैं, 33 किलो वाले 8 बच्चे हैं और 40 किलो वाले 5 बच्चे हैं। तो जब 30-40 बच्चे एक क्लास में हैं, तो अगर ऐसे लाइन से लिखने लगोगे तो आपकी खटिया खड़ी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि आप उसको जोड़ते जोड़ते ही थक जाओगे और लिखने में भी दिक्कत होगी, पता चला एक को भूल गए, ठीक है, अलग अलग सबका लिखो, हाँ तुम्हारा कितना है 32, 33, 34, बार बार लिखने से अच्छा है कि हमने लिख लिया कि भैया 45 किलो वाले कितने हैं, 5 बच्चे हैं, 50 किलो वाले कितने हैं, 4 बच्चे हैं, 35 किलो वाले कितने हैं, 2 बच्चे हैं। तो हमने ऐसे लिख लिया, तो ऐसे में हमारा आसान हो जाता है। अगर 1000 बच्चों का भी हो तो हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं कि भैया 45 किलो वाले मान लो 50 ठो बच्चे हैं, तो एक बार में ही लिख दिया कि 45 किलो वाले और बच्चे कितने 50, तो एक बार में लिखा गया। अब उसी की जगह पर अगर हम लिखने बैठ जाए कि नहीं 45 को 50 बार लिखना है, तो 45 45 45 45 45, तो भैया पन्ना भर जाएगा और माथा पच्ची होगी फालतू की। इसीलिए हम क्या करते हैं कि ऐसे लिख दिए टेबल बना के, भैया ये है भार वाला और नीचे है बारंबारता। बारंबारता मतलब वो चीज कितने बार आई है। बारंबारता को दर्शाते हैं हम एफ से। किससे दर्शाते हैं, एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी। और भार को हम किससे दर्शा देते हैं, देखो भार ऊपर वाली चीज है, सूत्र में मैंने क्या बताया था कि एम बराबर क्या मैंने बताया था, सिग्मा एक्स बटे एन, ठीक है। तो ऊपर वाला जो भार है इसको चाहे हम किलोग्राम, भार, डब्लू किसी से भी दर्शा दो, लेकिन अक्सर हम लोग किससे दर्शा देते हैं, एक्स से, ठीक है। जो ऊपर वाली लाइन होती है उसको एक्स से दर्शा देते हैं, और बारंबारता को अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, तो उसी को हम किससे दर्शा देते हैं, एफ से दर्शा देते हैं। ये आपके मर्जी पे है, ABCDEFGHI किसी से भी दर्शा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी मर्जी थी तो मैंने भार को दर्शा दिया एक्स से, अब बारंबारता अंग्रेजी में होता है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का एफ पकड़ा, मैंने उसको दर्शा दिया एफ से, ठीक है। तो ये मेरी मर्जी है, आप कुछ भी दर्शा सकते हैं, इसमें मत सोचना आप, ठीक है। तो समझ में आया ना टेबल में लिखने का क्या फायदा है कि हमने लिख दिया 45 किलो वाले 5 बच्चे, 50 किलो वाले 4 बच्चे, बोर मत होना, समझना डिटेल में। चलो भाई, अब इसका कह रहा है क्या करना है, समांतर माध्य निकालिए। तो ऐसे लिखो कि समांतर माध्य बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। क्या चीज, आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या, यही होता है ना, ये हमारा होता है सूत्र। ये तो आपका क्वेश्चन हो गया, ये मैंने आपको सूत्र भी बता दिया, तो ये आपका पूरा भूमिका बन गया। अब आते हैं इसको हल करने की तरफ। चलो भाई हल करते हैं। तो हल कैसे करेंगे,
ये आपको ऐसे पेपर में क्वेश्चन दिया रहेगा। और ध्यान देना कि इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधे सीधे इतना तो नहीं पूछ लेगा कि 4 बच्चों का दे के पूछ ले आपको 2 नंबर के लिए, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसे लिखो सोल्यूशन, ये आपका हो गया प्रश्न, ऐसे लिखा आपने सोल्यूशन। उसके बाद एक ठो अपने से सारणी बना लेंगे, एक ठो अपने से सारणी बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो हम सारणी बना लेते हैं। यहाँ तक दिख रहा है बच्चों? हाँ, ये यहाँ तक, ये यहाँ दिख तो रहा है बच्चों, ठीक है। तो एक हम ऐसे ही सारणी बना लेते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। अब इस सारणी में लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं भार। क्या लिखेंगे? भार किस चीज़ में है? किग्रा में, किग्रा में, ठीक है। अब भार को दर्शाया किससे थे? एक्स से, ठीक है। यहाँ पे लिख लिए भार। अब आगे लिखेंगे क्या? बारंबारता, बारंबारता। इसको किससे दर्शाए थे? एफ से। किससे दर्शाए थे? एफ से। थोड़ा छोटा लिख रहे हैं क्योंकि ये नीचे जगह कम है, इस वजह से थोड़ा छोटा लिख रहे हैं। अब इसमें एक तीसरा कॉलम भी बनाएंगे। देखो दिया था हमको 2 कॉलम, लेकिन हम बनाएंगे 3 कॉलम। वही कॉलम में पूरा खेला होना है। देखो भार कितना दिया है? 45। देखो पहला वाला कितना दिया है? देखो 45 दिया है ना, तो भार हो गया 45। अब ऐसे लाइन खींच दो इठो, हाँ भार दिया है 45 और बारंबारता कितनी है? 5। ये जो तीसरा कॉलम होगा ये होगा x गुणे एफ का, x गुणे एफ का। अब कहोगे ये क्या बोला है भाई? ये क्यों हमने किया? क्योंकि जब हम औसत निकालते हैं तो हम इसको, अगर ये बताओ अगर लाइन में लिखते, लाइन वाले में लिखते तो क्या लिखते? 45 45 45 45 5 बार लिखते। और जब हम 5 बार लिखते तो उसको 5 बार जोड़ते कि ना जोड़ते भाई? ठीक है, जोड़ते ना, तब जाकर उसका हम औसत निकालते ना। 45 को हम 5 बार जोड़ते, 50 को 4 बार जोड़ते, 35 को 2 बार जोड़ते, तब तो जाकर उसका औसत निकलता। तो वही काम से बचने के लिए हमने क्या किया? 45 इधर है, 5 इधर है, तो 45 में 5 का गुणा कर दोगे, यानी कि 45 में 5 बार। देखो 45 प्लस 45 प्लस 45 प्लस 45 प्लस 45 कितना हो गया? 1 2 3 4 5। चाहे ये करो और चाहे 45 गुणे 5 कर दो, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। अगर 2 में 4 का गुणा कर दोगे तब भी 8 आएगा, और 2 को 4 बार जोड़ दोगे तब भी 8 ही आएगा। 2 2 4 2 6 2 8। चाहे ये करो और चाहे 2 गुणी 4 कर दो तो 2 चौका 8 ये आ जाएगा। ये है लॉन्ग कट, ये है शॉर्टकट, ठीक है। तो इसको हमको चूंकि जोड़ना पड़ता, 45 को हम 5 बार जोड़ते, इसलिए इससे बचने के लिए सीधे हमने क्या कर दिया? 45 का गुणा 5 बार कर दिया। तो 45 गुणे 5, 45 गुणे 5 कितना आता है? ऐसे सीधे लिखो, 45 गुणे 5 कितना आएगा? 25 5 चौका 20 2 22। टोटल हो गया 225 किलो, ठीक है। क्योंकि जब हम औसत निकालते हैं, इतना कहानी क्यों बता रहे हैं समझो भाई, कि औसत निकालते टाइम सबको अलग अलग जोड़ा जाता है। टोटल जोड़ो और उसके बटे में जितने हैं उससे भाग करो। तो अब यहाँ पे ये मत कर देना कि 45 50 35 32 33 40 को जोड़ दो एक बार और उसमें 30 का भाग दे दो, बोल दो भैया औसत आ गया। ऐसे नहीं होगा। 45 5 बार है तो 45 को 5 बार जोड़ो, 50 4 बार है तो उसको 4 बार जोड़ो। भले बोर हो लेकिन देखना ध्यान से। तो चाहे जोड़ो 5 बार, चाहे 45 में 5 का गुणा कर दोगे आ जाएगा। तो टोटल वेट कितना आ गया? 45 किलो वाले 5 बच्चों का टोटल वेट कितना हो गया? 225 किलो, क्योंकि हमको टोटल पर ही तो भाग देना है। अब देखो 50 किलो वाले जो बच्चे हैं, अगला क्या है? 50 किलो वाले बच्चे। 50 किलो वाले 4 ठो बच्चे हैं, तो इनका टोटल वेट कितना हो गया? 4 पंजे 20 की 200, यानी कि 50 किलो वाले 4 बच्चे मिलकर टोटल कितना वेट यानी कि वजन बनाएंगे? 200 किलो के वजन के हो गए टोटल चारों बच्चे मिलकर। अब इधर आओ, 35 किलो वाले 2 बच्चे हैं। कितने हैं? 35 किलो वाले 2 बच्चे हैं, यानी कि टोटल वेट ये लोग कितना बनाए हैं? 70 किलो। टोटल 2 बच्चों को मिला दोगे 35 किलो वाले तो 70 किलो हो गए, ठीक है। चलो भाई, अब अगला आओ, 32 वाले 6 हैं। कितने हैं? 32 वाले 6 हैं। अब इनको भी गुणा कर दो भाई, 6 दूनी 12 को 2 हासिल लगे, 6 त्रिक 18 1 19, 192 किलो के हो गए, ठीक है। 32 किलो वाले 6 ठो बच्चे। देखो 6 दूनी 12 6 त्रिक 18 1 19, हाँ ठीक है। 33 किलो वाले 8 बच्चे हैं। कितने हैं? 33 किलो वाले 8 बच्चे हैं। तो इनका टोटल वेट कितना हो गया? 33 किलो वाले 8 बच्चों का 3 अड़े 24 के 4 हासिल लगे 2 और 8 त्रिक 24 और 2 25 26, तो 264। तो 33 किलो वाले 8 बच्चे मिलकर कितने हो गए? 264 किलो के। अब 40 किलो वाले 5 बच्चे हैं। कितने हैं? 40 किलो वाले 5 बच्चे, यानी कि 4 पंचे 20, यानी कि 200 किलो ये लोग हो गए, ठीक है। अब ये आया हमारा टोटल वेट।
हमेशा याद रखना औसत यानी कि समांतर माध्य में टोटल पे काम होता है, ठीक है। जो भी चीज़ है उसका टोटल गिनो। तो टोटल करने के लिए ऐसा दिया था कि 45 किलो वाले 5 बच्चे हैं ना, तो हमने जोड़ लिया भैया 45 किलो वाले 5 बच्चे हैं यानी कि टोटल 225 वेट हो गया। 50 किलो वाले 4 बच्चे हैं यानी कि टोटल 200 किलो वजन हो गया। वजन हो, नंबर हो, किसी भी चीज़ में, मतलब हमको टोटल निकालना है तो सीधे सीधे गुणा कर दिया, ऐसे करते करते ये लिख लिया, ठीक है। अब नीचे क्या लिखते हैं, योग। नीचे क्या लिखते हैं, योग। बारंबारता टोटल कितनी हो गई, हमारा एफ टोटल कितना हो गया भैया, देखो हमारा टोटल बच्चे कितने हो गए, 5 4 9 2 11 6 17 3 20 5 25 5 30, टोटल बच्चे कितने हो गए, 30 हो गए, ठीक है। टोटल बच्चे हमारे कितने थे, 30 बच्चे थे, ये 30 हो गए। अब टोटल ये जो हमारा x इंटू एफ है यानी कि टोटल जो हमारा भार है वो कितना हो गया भाई, जोड़ लो। 5 2 7 4 11 के एक हाथ से लगे 1 2 7 9 9 18 6 24 25 26, सॉरी 5 2 7 4 11 के एक, हाँ एक ही रहेगा, ठीक है, एक ही हासिल रहेगी, ये दो नहीं रहेगा, हाँ। तो 2 7 9 9 18 6 24 1 25 के 5 हासिल लगे 2, ठीक है। तो 2 2 4 1 5 2 7 2 9 2 11, तो 1151 किलो टोटल हो गया वेट। तो सूत्र क्या होता है समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य यानी कि m बराबर, सूत्र क्या होता है कि कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या। तो कुल आंकड़ों का योग कितना हो गया, 1151, ठीक है। यही तो है ना कुल आंकड़ों का योग, योगफल। तो ये टोटल आंकड़े ये इतने आए, इस सबका जोड़ लिया तो कितने आंकड़े हो गए, टोटल हमारा योगफल कितना आ गया, 1151 किलो, 1151 किलो बटे कुल आंकड़ों की संख्या यानी कि कितने आंकड़े हमारे पास थे, तो 30 विद्यार्थी थे। देखो यहां भी हमने जोड़ा तो 30 आया, तो टोटल आंकड़ों की संख्या कितनी हो गई, 30 हो गई, ठीक है। 1151 बटे 30। अब चलो भाग दे दो, वही हमारा आ जाएगा समांतर माध्य, तो भाग दे दो, तो भाग दो, 3 एकम 3 3 त्रिका 9 3 तिहाई 9 बचा 2, 3 2 और 5 कितना होता है, 2 5 होता है 25, तो 3 7 21 3 8 24, 3 8 24 हो गया, 24 1 25, एक बचा, एक और एक कितना होता है 11, तो 3 को 11 से काटोगे 3 तिहाई 9 2 11 बचा 2, फिर दशमलव लगाओगे, 2 के आगे 0 लग जाएगा, 3 छंगे 18 3 छंगे 18, ये लूप बन गया, ठीक है। अभी तो देखो, सॉरी इसके बाद 0 भी है, हाँ तो यहीं से हो जाएगा, तो 38.36 या फिर 38.3666 बढ़ता जाएगा 37, तो 38.37 ये आ गया समांतर माध्य। तो अतः समांतर माध्य बराबर, अतः समांतर माध्य बराबर 38.37, यही आ गया आपका आंसर, ठीक है। समझ में आया, फिर से समझाते हैं। देखो भाई क्या था, समांतर माध्य बराबर होता है कुल आंकड़ों का जोड़ बटे कुल आंकड़ों की संख्या। ये ऐसे दिया था कि भैया 30 विद्यार्थी हैं जिनका भार किलोग्राम में ऐसे दिया गया है। क्या दिया गया है कि भैया भार देखो 45 किलो वाले 5 बच्चे, 50 किलो वाले 4, बारंबारता यानी कि कितनी बार वो चीज हुई है, तो कितने बार वो बच्चे आए हैं, तो 45 किलो वाले 5 बच्चे, 50 किलो वाले 4, 35 वाले 2, ऐसे ऐसे करके ये दिया था हमको, और कह रहा था भैया इसका समांतर माध्य बताइए। तो हमने क्या किया, ऐसे लिखा सोल्यूशन, और सोल्यूशन में एक हमने अपने तरफ से सारणी बना ली। सारणी क्या बनाई, देखो जैसे भार किलोग्राम में था भार किलोग्राम बना लिया, बारंबारता था तो बारंबारता बना लिया, और साथ में एक टोटल वेट हमें चाहिए, क्योंकि जो सूत्र में क्या है कि कुल आंकड़ों का योगफल, कुल आंकड़ों का योगफल चाहिए। यहाँ पे तो एक बच्चे का 45 है और टोटल बच्चे कितने हैं, 5, 45 किलो वाले टोटल 5 बच्चे हैं, तो इसका कुल आंकड़ों का योगफल यानी कि कुल वेट या फिर कुल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, 45 गुणे 5 यानी कि टोटल हो गया 225। ऐसे 50 किलो वाले 4 बच्चे थे तो टोटल वेट हमारा यानी कि टोटल वजन कितना हो गया, 200 किलो हो गया। 35 किलो वाले 2 बच्चे थे तो टोटल वेट कितना हो गया, टोटल वेट यानी कि वजन, टोटल वजन कितना हो गया, 70। ऐसे ऐसे सबका हमने जोड़ लिया और सबका बना लिया ऐसे सबका, और अंत में हमारा कुल वजन कितना हो गया, कुल आंकड़ों का योगफल, जितने आंकड़े हैं 1 2 3 4 5 6 7 टोटल जितने 30 आंकड़े थे, 30 आंकड़ों का योगफल कितना हो गया, 1151। तो 1151 बटे कुल आंकड़े कितने थे, 30। देखो यहां भी जोड़ा ना मैंने, 5 4 9 2 11 6 17 8 25 5 30, तो टोटल 30 बटे कुल आंकड़े। तो जब हमने भाग दिया तो आया क्या, 38.37, और यही हो गया हमारा समांतर माध्य। ठीक है, समझ में आया, या
और दिमाग ना काम कर रहा हो, सीधे से जान लेना भाई कि जब ऐसा दिया रहे तो ऊपर नीचे वाले का गुणा कर दो, ऊपर नीचे वाले का गुणा कर दो, जो आता जाए ऐसे लिख लो और बाकी उसके बाद में जितने भी आए हैं सबको जोड़ लो। ऊपर नीचे का गुणा करके सबको जोड़ लो, जो आए बटे में और जितनी बारंबारता है उसको भाग दे दो, बस आ जाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे का गुणा करके यहाँ लिख दो सबका जोड़ घटा के, और उसके बाद जितने बारंबारता है उनको जोड़ के यहाँ पे लिख दो, हल कर लो, आ जाएगा। ठीक, चलो अब आते हैं अगले प्रश्न पर। कंफ्यूज मत होना, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, कुछ करना नहीं है। हमको चाहिए टोटल वेट, टोटल वजन, कुल आंकड़े। अब वजन हो, अंक हो, देखो ये मत सोचना कि ये आंकड़े वजन वाला है तो ऐसा किया गया, अरे हो सकता है कुल अंक हो। बात अगर परीक्षा में चलेगी तो ये होगा कि भैया आंकड़े जो है वो अंक वाले हैं। चलो आते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न हमारा क्या है कि एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों का भार आंकड़े निम्नलिखित हैं। यही चीज़ है, भार के ग्राम में निम्नवत हैं। चलो ठीक है, फिर वही चीज़ है। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, क्या है, भार किलोग्राम में, भार किग्रा में, भार किलोग्राम में कितना है, और दूसरा क्या है, बारंबारता। ठीक है, क्या है, 40 किलो वाले 8 बच्चे हैं, 41 किलो वाले 4 बच्चे हैं, 42 किलो वाले 6 बच्चे, 43 किलो वाले 10 बच्चे, 44 किलो वाले 6 बच्चे, 45 किलो वाले 6 बच्चे। टोटल ये बच्चे हैं, और कह रहा है कि कक्षा के विद्यार्थियों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ऐसे ही नीचे लिखा रहेगा कि इन विद्यार्थियों का क्या है, जो भी विद्यार्थियों का वजन है उनका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। चलो भाई, मैंने क्या बताया था, ऐसे लिखो सॉल्यूशन लिखने के बाद जो ये चार्ट बना है, ऐसे ही एक ठो अपने तरफ से एक चार्ट बना लो। ठीक है, चार्ट, सारणी, जो भी कहो, सारणी बना लो, और जैसे जो 2 चीज़ दिया है वो 2 चीज़ लिख दो। क्या है, पहला दिया है भार किग्रा में, तो भार किग्रा में इसको मान लेते हैं x। दूसरा क्या है, बारंबारता, इसको मान लेते हैं f। ठीक है, दर्शा देते हैं f से। अब चौथा मैंने क्या बताया है कि इन दोनों का गुणा, यानी कि भार किलोग्राम को हमने दर्शाया है x से, और गुणे बारंबारता को दर्शाया है f से, यानी कि x गुणे f। तो 2 ठो थे ही, तीसरा हम ये लोग टोटल के लिए बना लेते हैं, बस हो गया, सिंपल सही करना है। अब देखो 40 वाला 8 है तो 40 वाला 8, ठीक है, 41 वाला 4 तो 41 वाला 4, 42 वाला 6, ठीक, ऐसे ही बनाते चले जाओ। 43 10 44 6 45 6, 43 वाला 10, 44 वाला 6, 45 वाला भी कितना है, 6 है। ठीक है, 45 वाला भी 6 है। ये हमने बना लिया। अब क्या है, x इंटू एफ निकालना है, यानी कि गुणा करना है दोनों का। मैंने क्या बताया कि ऊपर नीचे का गुणा कर लो, तो ऊपर नीचे का गुणा करो, तो 40 में 8 का गुणा करोगे तो कितना है, 8 चौके 32, यानी कि 320। 41 में 4 का करो तो 4 1 4, 4 चौके 16, यानी कि 164। फिर 6 में 42 का करो, 6 दूनी 12, 6 चौके 24 1 25, यानी कि 252। 10 में 43 का करोगे आएगा 430। फिर 44 में 6 का करोगे, 6 चौको 24 के 4 हाथ से लगे 2, 6 चौको 24 25 26, यानी कि 264। फिर 45 में 6 का करो तो 6 पंजे 30 के 0 हासिल लगे 3, 6 चौको 24 3 27 270। ये आ गया। सूत्र हमारा क्या होता है, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य यानी कि m बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योगफल हमने क्या बताया था, सिग्मा x बटे n, या फिर ये ना लिखो, ये लिख दो कि आंकड़ों का योगफल, ऐसे देसी में लिख दो, आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। ठीक है, तो आंकड़ों का योगफल टोटल कितना है। अब इसमें हाँ, नीचे वाला एक कॉलम और बना लेना टोटल का। टोटल कर लो, इन सब के जोड़ लो, 3 से 20, 164, 252, 430, 264, 270 को जोड़ लो। तो चलो जोड़ो भाई, 4 2 6, 4 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 6 8 5 13, 3 16, 6 22, 22 7 29, 29 1 30, 30 का 0 हासिल लगे 3।
3 3 6 1 7 2 9 4 13 14 15 2 17 1700 कितना है? आंकड़ों का योगफल कितना आ गया? 1700 बटे टोटल बारंबारता जोड़ लो, यानी कि कितने लोग थे। देखो आंकड़ों की संख्या वही है ना कि 40 वाले 8 लोग थे, 41 वाले 4 लोग थे, 42 वाले 6 लोग थे। तो ऐसे ऐसे कितने लोग थे? टोटल जोड़ लो। 8 4 12 6 18 10 28 28 6 34 और 34 हाँ 34 6 40। टोटल कितने लोग थे? 40 लोग थे। तो 1700 बटे 40। तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, 4 से काट दो 170 को, 4 1 के 4, यहाँ पे काटो 4 चौका 16, हाँ 16, एक बचा, एक 0 होता है 10, तो 4 दूनी 8, फिर दशमलव लगा दो तो 8 2 यानी 2 बचा, 4 पंजे 20, तो यानी कि 42.5। कितना आया? 42.5। यही आ गया आपका आंसर। ठीक है, अतः समांतर माध्य बराबर, अतः समांतर माध्य बराबर क्या आ गया? 42.5, और यही आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये वाला तो आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि पहली वाले में मेहनत काफ़ी की है मैंने। क्या था? ऐसे दिया था क्वेश्चन कि एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों का भार ये इतना इतना ऐसे ऐसे है, और ये टेबल में ऐसे दर्शा दिया, और नीचे वाली लाइन में क्या लिख दिया कि भैया इसका हमको समांतर माध्य ज्ञात करके बताइए। तो मैंने क्या किया, ऐसे लिखा सॉल्यूशन, हिंदी में लिखते हैं तो हल, और ऐसे एक सारणी बना लिया। 2 चीज़ें उन्होंने दी थी, 2 चीज़ें हमने लिख ली, तीसरी चीज़ मैंने खुद बनाई क्योंकि हमको चाहिए टोटल वेट। ठीक है, तो टोटल वेट या फिर टोटल आंकड़ा चाहिए हमको, टोटल कुल चाहिए हमको, टोटल करना है। तो 40 मतलब 40 किलो वाले 8 लोग थे तो टोटल कितना हो गया? 3 से 20 किलो। 41 किलो वाले 4 लोग थे तो टोटल मिलकर कितने हो गए? 164 किलो। ऐसे ऐसे सबका कर लिया तो ये आंकड़ा हमारे पास आ गया। बाद में इसको जोड़ लिया तो कितने लोग थे? टोटल 40 लोग थे, यानी कि आंकड़ों की संख्या कितनी आ गई? 40 आ गई। उसके बाद जब वजन को टोटल जोड़ा गया तो वजन कितना आ गया? कुल वजन यानी कि कुल आंकड़ों का योगफल कितना आ गया? 1700। तो कुल आंकड़ों का योगफल 1700 बटे कुल आंकड़ों की संख्या कितनी है? 40। तो 40 आंकड़े थे और उनका वजन कितना हो रहा था? 1700। तो 1700 बटे 40 जब काट पीट दिया तो आया 42.5। यही आ गया समांतर माध्य। इट्स ऑल, दैट्स ऑल। ठीक है भैया, चलो अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर देखो, पकना मत। ठीक है भैया, ये है 2 नंबर का मामला, और 2 नंबर बहुत मैटर करता है। सिंपल सा जान लो, एवरेज निकालना है, बस वही को सारणी में दे दिया है बस। तो सारणी में जब दे दिया है तो मैंने बता दिया कि उन लोगों का गुणा कर दो, जो गुणा है उसके बटे में जितने लोग वो थे उसी से भाग कर दो, सिंपल सा आ जाएगा। ठीक है, आपस में गुणा करने के बाद उनको जोड़ लो, और टोटल कितने लोग थे उनको जोड़ लो, भाग दे दो, आ गया समांतर माध्य। और क्या चाहिए आपको? इस पर प्रैक्टिस जरूर करना, मैं बार बार यही कहता हूँ। देखो भाई, प्रैक्टिस करना, ऐसा नहीं कि मैंने समझा दिया, हाँ समझ लिया, हाँ पेपर में दे देंगे, कुछ नहीं भाई, प्रैक्टिस करना। किताब उठाना, चाहे जिस प्रकाशन की हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, चाहे जिस प्रकाशन की हो, आप पेपर उठाओ, किताब उठाओगे, किताब में क्वेश्चन दिए रहेंगे, क्वेश्चंस को लेना और हल करना तुरंत। जैसे अभी आपने वीडियो देखी, वीडियो देखने के बाद 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद, या फिर तुरंत ताकत हो तो तुरंत कर लेना जब इच्छा हो, लेकिन उसको रिवाइज जरूर कर लेना। अगर आप वीडियो देखने के बाद तुरंत रिवाइज कर लेंगे तो आपके दिमाग में घुस जाएगा, और आप सोचेंगे नहीं नहीं चलिए बाद में कर लेंगे, तो बाद में करते करते बाद हो जाएगा, समय वो कभी नहीं आता। ठीक है, तो रिवीजन इज इम्पॉर्टेंट। चलो भाई, आते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि 1 से 10 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? 1 से 10 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो चलो भाई लिखते हैं सॉल्यूशन। अब क्या कह रहा है? 1 से 10 तक की सम संख्याओं का, तो 1 से 10 तक की जो संख्याएं होती हैं पहले लिख लो, ऐसे रफली आपको बता रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 1 से 10 तक की संख्याएं तो ये हो गई, लेकिन क्या कह रहा है कि 1 से 10 तक की सम संख्याओं का योगफल, वो सम संख्याओं का समांतर माध्य। अब 1 से 10 में कितनी सम संख्याएं आती हैं? 1 आता है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। ये क्या है? सम संख्याएं हैं। बाकी क्या है? वो सम संख्याएं हैं। तो लिख लो 1 से 10 के 1 से 10 तक 1 से 10 तक की सम संख्याएं बराबर क्या होंगी? 2 4 6 8 और 10। यही सम संख्याएं हैं। देखो 1 से 10 तक में कौन सी सम संख्याएं आती? सम संख्या वो होती है जो 2 से कट जाती है। तो 2 4 6 8 और 10 यही होती है सम संख्या।
ठीक है, तो सम संख्याएं ये हो गई। अब क्या कह रहा है कि इनका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है, बार बार मैं सूत्र लिखूंगा इसलिए जिससे कि आपको याद रहे। समांतर माध्य, मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योगफल, आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों का संख्या, आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। ठीक है, तो आंकड़ों का योगफल यानी कि 2, 4, 6, 8 और 10 को जोड़ लो। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 बटे आंकड़ों की संख्या यानी कि कितने आंकड़े हैं, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल कितने आंकड़े हैं हमारे पास, 5 ठो आंकड़े हैं। ठीक है, तो चलो जोड़ लेते हैं। 2, 4, 6, 6, 6, 12, 12, 8, 20, 20, 10, 30, तो 30 बटे 5, 5 1 के 5, 5 6 30, यानी कि आंसर आया हमारा 6। अतः समांतर माध्य बराबर, अतः समांतर माध्य बराबर 6, और यही आ गया आपका आंसर। ये वाली लाइन लिखो चाहे न लिखो, यहाँ पर भी आंसर लिख दोगे तो काम बन जाएगा। लेकिन एक लाइन अगर ये लिखने में क्या आ जाता है कि भाई अतः समांतर माध्य बराबर ये, तो और मजा आ जाता है। ठीक है, चौथा प्रश्न हो गया, सिंपल। चलो अब आते हैं इसी तरीके से एक अगला प्रश्न, क्योंकि देखो समांतर माध्य वाला ही क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यही अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, और ऐसे ही सारणी बनाकर ही पूछा जाता है, इसलिए मैं सारणी वाला ही ज़्यादा बता रहा हूँ। सिंपल से तो कोई भी आंसर दे देगा यार। चलो आओ, पचवा भी है सारणी वाला, लेकिन इसमें एक ट्रिक खेला है। वो ट्रिक को समझने के लिए आते हैं, देखते हैं बोर्ड पर। एक संख्या को ही गायब कर दिया, ठीक है, एक आंकड़े को गायब कर दिया, बोल रहा है अब निकाल के दिखाओ बेटा उसका मान। तो चलो देखते हैं क्या कह रहा है कि यदि, थोड़ा ऊपर से लिखते हैं पचवा, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य, राइटिंग पे मत जाना, आवाज सुनते रहना। यदि निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 हो, 21.5 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो भाई, दिया है ऐसे एक सारणी बना दिया है। क्या सारणी बनाया है देख लो। पद और दूसरा क्या है, बारंबारता। ठीक है, पद और बारंबारता। पद को जैसे हम दर्शाते थे, किसी भी चीज से दर्शा दो भाई, हम पहले को x से दर्शाते थे और बारंबारता को f से दर्शाते थे, तो हमने वैसे ही कर दिया। ठीक है, आप x की जगह पर राम श्याम मोहन कुछ भी लिखना चाहें, जो आपकी इच्छा हो वो लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम उससे नहीं होगी। चलो भाई, पद कितने हैं, पद है 5 पद, और बारंबारता यानी कि लोग कितने हैं उस पर, पद है 5 और बारंबारता यानी कि दावेदार कह सकते हो, जो भी है उससे मतलब नहीं है। 5 वाले कितने लोग हैं, 5 पद पे 6 लोग वेट कर रहे हैं, या फिर 6 लोगों ने फॉर्म भरा है, ऐसे कह सकते हो। 15 जहां पे पद है वहां पे 15 पद वाली 4 चीजें हैं, ऐसे कर सकते हो, कुछ भी हो, हमसे उससे मतलब नहीं है। ठीक है, 25 पद पे 3 बारंबारता है। ठीक है, 35 पद पे के बारंबारता है, के। ठीक है, और 45 पद पर 2 बारंबारता है। ये पद दिए गए हैं, ये नीचे बारंबारता दी गई है, और कह रहा है कि भैया हमको के का मान बताइए। चलो भाई, कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, टेंशन देने का क्या, टेंशन देने का, जैसे था पहले वैसे फॉलो करते जाओ रूल, जहां पे अटक जाओ वहीं पे समझ लो कांड करना है आपको। चलो भाई, बना लेते हैं, ऐसे पहले हम सारणी जैसे बनाते थे वैसे ही बना लेते हैं, टेंशन नहीं लेना। यहाँ पे लिखो पद यानी कि x, फिर दूसरे में क्या लिखना था, बारंबारता, और बारंबारता को दर्शाया है f से। फिर तीसरे में क्या था, इन दोनों का गुणा यानी कि x गुणे f, x गुणे f, यही था ना, f है भाई f। ठीक, चलो पद कितना है, 5, बारंबारता कितनी है, 6। पहले एक बार इन सबको लिखते जाओ, 5 6 15 4 15 4 25 3, चलो 25 पे 3, इधर क्या है 35 पे के,
35 पे के, ठीक है, के अच्छे से बना देते हैं। 45 पे 2, क्या है 45 पे 2, ठीक है, ये हमने लिख दिया। चलो भाई अब देखते हैं माल मसाला आगे का। क्या करना था, सिंपल सा बात है, इन दोनों का गुणा करो, 5 छंगे 30, 30 लिख दिया, 15 चौको 60, गुणा कर दिया, 25 तियां 75, कितना आया 75। 35 में के का गुणा करो, अब यहीं पे अटकोगे भाई, सिंपल सी बात है। अगर हम 10 में x का गुणा करेंगे, 10 गुणे x करेंगे तो क्या आएगा 10x आएगा। उसी तरीके से अगर 35 में k का गुणा करेंगे तो 35 के आएगा, 35 के, बस सिंपल, इतना तो आपको आता ही होगा। आगे बढ़ो, 45 में 2 का गुणा करो तो यानी कितना आ गया 45 दूना 90, ठीक। अब हमारा देखो सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योगफल, क्या है आंकड़ों का योगफल या फिर कुल आंकड़ों का योगफल, जैसे भी आप लिखना चाहो सूत्र में इधर उधर कर सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन मेन उसका थीम वही होना चाहिए। समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या, क्या है आंकड़ों की संख्या। तो चलो भाई आंकड़ों का योगफल क्या हो गया, हाँ एक लाइन में बनाना, एक कॉलम भूल जाता हूँ इसका, एक लाइन इसको जोड़ते हैं ना, तो चलो जोड़ लो, 30 60 90 90 ऐसे ऐसे जोड़ो, ठीक है। 0 0 5 5 और 0 कितना होता है 5, 3 6 9 7 16 16 9 कितना होता है 25, 16 9 25, तो 255। और कहेंगे सर जी आपने इसको तो छोड़ ही दिया 35 के को, प्लस 35 के, क्योंकि संख्या के साथ जुड़ती है और जो x y z ये जो चर राशियां होती हैं वो चर राशियों के साथ जुड़ती हैं। अब ये संख्या थी 30 60 75 90, तो इसको हमने जोड़ लिया, तो 30 60 होता है 90, 90 75 होता है 165, 165 90 होता है 255। इस संख्या वाले को अलग से जोड़ लिया। अब 35 के, अब ये देखो एक्स वाई जेड के वाला मामला है तो इसकी संख्या के साथ जुड़ती है, तो इधर ये तो जुड़ेगा नहीं डायरेक्ट, तो हमने प्लस 35 के, बस ऐसे ही लिख दिया 255 प्लस 35 के। चलो इनको जोड़ लो इस भाई साहब को, तो क्या आएगा 6 4 10 3 13 और 2 15 15 और के 15 प्लस के, ठीक सिंपल सा है भाई, के इसमें जुड़ेगा नहीं तो सिंपल से हमने प्लस के कर दिया, तो 6 4 10 3 13 2 15 15 और प्लस के, ऐसे ही लिख दिया। अब आओ सूत्र पे, सूत्र हमारा क्या था, समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। देखो हमने कहीं पे कुछ बदला, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाया, कहीं कुछ नहीं किया। ये तो बच्चा जानता है भाई, जब एक्स वाई जेड के ये सब संख्याओं में नहीं जोड़ पाएंगे तो उसको ऐसे सीधा लिख दिया, संख्या को जोड़ लिया, बाद में प्लस के था तो ऐसे प्लस के कर दिया कि भैया के भी इसमें जुड़ा हुआ है। इसी तरीके इसमें था संख्या को जोड़ लिया, बाकी ये जो एक्स वाई जेड के वाला मामला था उसको प्लस 35 के लिख दिया कि भैया ये भी इसमें जुड़ा हुआ है। चलो अब समांतर माध्य कितना हमारा दिया है, देखो यहाँ पे समांतर माध्य बराबर दिया है, देखो प्रश्न में कितना दिया है 21.5, तो समांतर माध्य की जगह पर लिखते हैं 21.5। आंकड़ों का योगफल कितना है 255 प्लस 35 के, कितना है 255 प्लस 35 के, ठीक है, बटे आंकड़ों की संख्या कितनी है भैया 15 प्लस के है, कितना है 15 प्लस के है, हो गया। अब इतना देखने के बाद कुछ लोग की दिमाग की घंटी बज गई होगी, सर अब तो एकदम उड़ा देंगे, चलो भाई उड़ा दो, तिरछा गुणा होता है, कर दो गुणा, तो 21.5 गुणे 15 प्लस के, ठीक है, गुणे 15 प्लस के या फिर ऐसे 15 प्लस के, चाहे ब्रैकेट में लगाओ चाहे ऐसे सीधा गुणा करने के बाद लिख दो, आपकी मर्जी है, बराबर 255 प्लस 35 के। तो 21.5 में 15 का गुणा करो तो 15 5 75 के 5 हुआ, हासिल लगे 7, 15 कम 15 7 22 के 2 हासिल लगे 2, 15 दूना 30 2 32, तो 32 का 32 हो गया। एक अंक के बाद दशमलव था तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया। फिर से रीचेक करते हैं, 15 5 75 के 5 हासिल लगे 7, 15 कम 15 7 22 के 2 हासिल लगे 2, अब 15 दूना 30 2 32, तो ये आ गया। उसके बाद दशमलव लगाना था, एक अंक के बाद है तो एक अंक के बाद हमने दशमलव लगा दिया, प्लस 21.5 में के का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 21.5 के, सीधी सी बात है, इतना तो आपको आता ही होगा, अब इस पर दिमाग नहीं खराब करेंगे अपना। 255 प्लस 35 के, 255 प्लस 35 के। अब मैंने सिंपल सा बताया कि भैया संख्या की तरफ जाएगी और अक्षर वाली जो चीज़ें हैं वो अक्षरों की तरफ जाएंगी, मतलब जो चर राशियां वो चर की तरफ जाएंगी।
तो चलो 255 भी संख्या है और ये भी संख्या है, तो ये एक तरफ हो जाएंगी। तो 322.5, 255 इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 255 बराबर 35 के, अब 21.5 के, ये के है तो के की तरफ आएगा तो ये इधर आ गया, माइनस 21.5 के। इतना तो आपको आता होगा। अब चलो 322.5 में से 255 घटा दो, घटाओ भाई। तो 21 में से 5 गया, कितना बचा? 11 में से 5 गया, कितना बचा? 6 बचा। इधर क्या हो गया? इधर हो गया 1 यानी कि 11 में से फिर 5 गया तो कितना बचा? 6 बचा। इधर क्या हुआ? 2 में से 2 गया, बचा 0। ठीक है, इधर हो गया 0.5, ये घटाना आप कर लेना। ठीक है, अब 35 के में से 21.5 के गया तो 4 में से 1 गया, कि 3 बचा, 0.5 था, 0.5, 4 में से 3 गया, 4 में से 1 गया, बचा 3, और इधर 2 हुआ, 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचा। ठीक है, सॉरी, हाँ, इधर 3 में से 2 गया, कितना बचा? 1 बचा, तो 13.5 के। तो 66.5 बराबर 13.5 के। तो के बराबर क्या आ गया? 66.5 बटे 13.5। तो दशमलव से दशमलव उड़ गया, तो 665 बचे 135, तो आ गया, काट दो। तो 13 39, 13 चौको 52, 13 पच्चे 65, तो 5 बार जाएगा। तो 135 से 665 को काटेंगे, कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। तो इधर ऊपर लिख देते हैं, अतः समांतर माध्य, ऐसे शॉर्ट में लिख देते, समांतर माध्य बराबर कितना हो गया? 5। यही आ गया आपका आंसर। अतः समांतर माध्य, सॉरी, समांतर माध्य नहीं है, ये किसका माना है? के का माना है। अतः के बराबर 5, और यही आ गया आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया? चलो भाई, अब आते हैं नेक्स्ट चीज पर। उबना मत, ये पूरा वीडियो देख के जाना भाई, जिससे आपके भैया 2 नंबर पक्के हो जाएं। अब इसके बाद कुछ नहीं बचा है, बहुत सिंपल सा है, माध्यिका और ये आपका है बहुलक, बहुत सिंपल सा, एक लाइन का है, समझना है इसको। फिर से क्या था, देखो कि यदि निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य ये है तो के का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे ही आपको टेबल दिया था और कह रहा था कि इसका समांतर माध्य बताइए। तो जैसे टेबल दिया था और टेबल के बाद हम लोग अपना एक सारणी बनाते हैं, तो वैसे ही बना लिए कि एक तरफ पद यानी कि x, दूसरी तरफ बारंबारता यानी कि f, और तीसरी तरफ x इंटू f। तो ये हमने कर दिया, इधर का इधर वाला लिख दिया, नीचे वाला इधर लिख दिया, उन दोनों का गुणा कर दिया। ठीक है, सब कुछ किया, सब कुछ तो नॉर्मल था। यहीं पे आप फंसेंगे, तो 35 में जब के का गुणा करते हैं तो आएगा 35 के। अब उसके बाद जोड़ने की बारी आई, तो ये जानते हो कि संख्या में अक्षर जुड़ेगा नहीं, तो संख्या को एक तरफ जोड़ लिया, प्लस अक्षर को भी जोड़ दिया, ऐसे प्लस लिख के लिख दिया कि पता चले कि हाँ भैया अक्षर भी जुड़ा हुआ है। इसी तरीके इसमें भी किया, संख्या को जोड़ दिया, प्लस 35 के था, ये अक्षर वाला मामला था, तो इसको हमने क्या किया कि प्लस 35 के ऐसे ही लिख दिया। अब इधर आओ, समांतर माध्य बराबर क्या होता है? सूत्र आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योगफल क्या है? ये है 255 प्लस 35 के, ये आंकड़ों का योगफल था, बटे आंकड़ों की संख्या क्या थी? यही बारंबारता वाली होती है, तो 15 प्लस के, तो 15 प्लस के। अब तिरछा गुणा कर दिए, तो इसका किए 21.5 में 15 प्लस के का किए, चाहे डायरेक्ट गुणा कर दो चाहे ऐसे ब्रैकेट में लिख के, तो मैंने ऐसे गुणा किया, तो 21.5 में जब 15 का गुणा हुआ तो 322.5 आया, प्लस 21.5 के, प्लस 255 प्लस 35 के। अब अक्षर की तरफ जाएगा, संख्या की तरफ जाती है, तो 322 इधर आ गया, 255 माइनस में। अब इधर 35 के था तो के वाला इधर आ गया। 322 में से 55 जब हमने घटा दिया तो आया 66.5 बराबर 35 में से 21.5 गया तो आया 13.5 के। तो के बराबर क्या आ गया? 66.5 और बटे 13.5। दशमलव से दशमलव कट गया तो आ गया 665 बटे 135। तो जब 665 को 135 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा, यानी कि के बराबर क्या आ गया? 5। अतः के बराबर 5, यही आ गया आपका आंसर। ठीक, चलो भाई, हमको लगता है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी होगी, क्योंकि मुझे बोलते हुए काफ़ी लंबा टाइम फील हो रहा है। जब से मैं मिटा रहा हूँ तब से आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं किए हैं तो भैया कर दीजिए, शेयर भी नहीं किए हैं तो दोस्तों के साथ अब तो शेयर कर दो भाई, एग्ज़ाम आ गया है सिर पे। चलो, और नहीं समझ में आया तो भैया दोबारा करना, तिबारा करना, फिर भी ना समझ में आया जो क्वेश्चन, तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर पूछ ही सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी ये बता भी देना कि भैया वीडियो कैसी लगती है, कहाँ कमी है, कहाँ अच्छाई है, जो भी चीज़ें हैं पूरा फीडबैक आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे दिया करिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं माध्यिका पर। दूसरा क्या था हमारा? माध्यिका।
यानी कि मीडियन। मीडियन माध्यिका क्या होती है? किसी भी जो भी आंकड़े होते हैं उसको अगर एक सीक्वेंस से लगा दे, एक श्रेणी में लगा दें, चाहे वो अवरोही क्रम हो चाहे आरोही क्रम हो, एक सीरियल से लगा दें, उसके बाद जो माध्यिका होती है ना, वो मध्यिका, सोचो नाम में ही पता चल रहा है कुछ बीच वाला मामला है, तो वही जो पूरा श्रेणी होता है उसके सबसे बीच वाले पार्ट को, सबसे बीच वाली संख्या को या फिर सबसे बीच वाले आंकड़े को माध्यिका बोलते हैं। जैसे कि मान लो 3 आंकड़े हैं, 1 2 3, अगर इस आंकड़े का माध्यिका पूछे, इन आंकड़ों की माध्यिका पूछे, तो सिंपल सा दिख रहा है कि बीच में कौन है? 2 है, बस हो गया, यही हो गया इसका माध्यिका, बस हो गया, और कुछ नहीं है। जैसे 3-4 आंकड़े दिए रहे, मान लो 2 8 12 16 15, ठीक है। अब ये आंकड़े दिए हैं, पूछ रहा भैया इसका माध्यिका बताओ, माध्यिका बताओ, माध्यिका यानी कि मीडियन बताओ, तो क्या है? सबसे बीच में कौन है? देखो 2 8 12 16 15, इन सब में बीच में कौन है? सबसे बीच में यही 12 है, 2 इधर हैं, 2 लोग इधर हैं, 2 लोग इधर हैं, बीच में कौन बचा? 12, यही हो गया माध्यिका। माध्यिका, ठीक है। ऐसे ही सिंपल सी बात है, बस यही है माध्यिका। अब इतना सिंपल तो आएगा नहीं भाई, डीएलएड में हो थोड़ा तो घुमाएगा, ठीक है। अब थोड़ा घुमाते हैं। घुमाने का क्या मतलब है अपना भैया? घुमाने का मतलब देखो कि ऐसे दे दिया 2 12 3 4 और 5, अब बोल रहा है भैया इसका माध्यिका बताओ। अब आपने बस देखा कि हाँ भैया 2 लोग इधर और 2 लोग इधर, बीच में है यही 3, और यही हो गया आपका माध्यिका। यही होता है पूरी इंफॉर्मेशन ना जानने की गलती। मैंने पहले ही कहा कि आंकड़ों को जब हम आरोही अथवा अवरोही क्रम में लगा देते हैं, तब जो सबसे बीच वाला होता है वो माध्यिका होती है। यानी कि पहले आंकड़ों को एक सीरियल में सेट करो, ठीक है, छोटे से बड़े के क्रम में या बड़े से छोटे के क्रम में, किसी भी क्रम में सेट कर लो, फिर देखो कि बीच में कौन आ रहा है, जो बीच में आ रहा है वही माध्यिका है। अब इसमें देखो क्या है, 2 है, 12 है, 3 है, 4 है, 5 है, कोई क्रम बना? नहीं बना। चलो इसको क्या करो, पहले आरोही अथवा अवरोही क्रम में कर लो, पहले बना लो। तो चलो आरोही क्रम यानी कि बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही क्रम यानी कि घटता हुआ क्रम, चाहे जिस क्रम में बना लो। तो मैं बढ़ते हुए बना रहा हूँ। बढ़ता हुआ यानी कि सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा कौन है? 2 है, इधर देखो 2 है ना, 2। फिर उसके बाद उससे बड़ा इसमें कौन है? 3 है ना, तो 3। फिर 3 से बड़ा कौन है? 4 है, तो 4 लिख लिया। फिर उससे बड़ा कौन है? 5 है, 5 लिख लिया। फिर उससे भी बड़ा कौन है? यहाँ पे 12 है। अब ये हमारा एक सीक्वेंस में बन गया। ये किस में बन गया? एक क्रम में बन गया, आरोही क्रम में बन गया। अब हम इसमें देखेंगे कि भैया सबसे बीच में कौन है, तो सबसे बीच में है 4, और यही हमारा हुआ माध्यिका, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, माध्यिका जब भी देखना तो ये जरूर देख लेना कि वो जो आंकड़े हैं, जो भी संख्याएं दी हुई हैं, वो एक क्रम में है, वो आरोही क्रम अथवा अवरोही क्रम में है कि नहीं। ऐसे ही रैंडमली कहीं तो नहीं बैठ गए, कोई अगल बगल तो नहीं बैठ गया, सब एक सीक्वेंस में होना चाहिए, ठीक है। या तो बढ़ते हुए क्रम में हो या तो घटते हुए क्रम में हो, इतना ध्यान आप रख लेना। नहीं है तो आप लोग बना लेना उसको इसी क्रम में, और उसके बाद लिख देना कि अतः माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर कितना है? 4, यही हो गया आंसर। ऐसे लिखना, सॉल्यूशन लिखना, और लिखना कि आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, यही लिख देना, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, आंकड़ों को आरोही क्रम में ऐसे लिखना, सॉल्यूशन, उसके बाद एक लाइन लिखना कि आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर ये ऐसे लिख देना। उसके बाद बस एक लाइन लिख देना कि अतः माध्यिका बराबर 4। बीच में क्या है? 4 है ना, तो बस हो गया, यही माध्यिका है। सिंपल सा, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। अब इसमें एक खेला होगा। खेला क्या होगा? यही होता है, ठीक है। अब इसमें खेला क्या होगा बच्चों? ये तो जब 3 संख्याएं हैं, यानी कि जब विषम संख्याएं हैं, जैसे देखो 1 2 3 में मैंने पूछा तो आपने सीधे से बता दिया 2 है। 1 2 3 4 5 में जब हमने पूछा तो आपने सीधे से देखा बीच में 3 है, तो यही हो गया। अगर मैं यही पूछूं 1 2 3 4, इसकी माध्यिका बताओ, बांट पाओगे? अगर आप 2 को कहोगे तो इधर एक ही आदमी है, इधर 2 आदमी है। अगर आप 3 को कहोगे तो इधर तो 2 आदमी मेंटेन हो गए, लेकिन इधर एक ही आदमी है, गड़बड़ा गया ना मामला। अब इसकी माध्यिका बताओ भाई, इसमें फंस जाओगे। माध्यिका इसकी भी होती है, क्या होगी वो मैं बताता हूं। इसके लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है? n/2वां पद, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, वां पद बटे 2, ये सूत्र होता है। क्या चीज?
n बटे दोवां पद प्लस n बटे 2 प्लस 1वां पद। अब आप कहोगे सर जी ये n कहाँ से आ गया? आपने पिछले ही क्वेश्चन में जाना n क्या होती है? पदों की संख्या के कितने पद हैं? 1 2 3 4, 4 ठो पद हैं, यानी कि n बराबर क्या हो गया? 4। तो चलो लिख दो, n बराबर क्या हो गया? 4। तो 4 बटे दोवां पद वां पद प्लस 4 बटे 2 प्लस 1वां पद, तो 4 बटे 2 प्लस 1वां पद बटे कुल का 2। चलो भाई 4 बटे 2वां पद यानी कि 4 बटे 2 काट दो, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 यानी कि 2वां पद प्लस 4 बटे 2 यानी कि 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 2, तो 2 प्लस 1 यानी कि 3वां पद, 2वां पद प्लस 3वां पद बटे 2। तो दूसरा पद कौन सा है? 1 2। दूसरा पद क्या है? ये है 2 है, दूसरा पद हो गया 2 प्लस तीसरा पद, 3वां पद यानी कि तीसरा पद कौन सा है? ये 3 है, 3 बटे 2 बटे 2। तो 2 और 3 कितना होता है? 5, 5 बटे 2, 5 बटे 2। तो काट दो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और दशमलव लगाया तो एक इधर हो गया, एक बचा, 1 0 10 हो गया, तो 2 पंचे 10, तो 2.5। तो नीचे जगह नहीं तो इधर लिख देते हैं, अतः माध्यिका बराबर कितना आ गया बच्चा? 2.5। ठीक है, यानी कि 2 और 3 के बीच में क्या है? ढाई है। 2.5 को क्या बोलते हैं भाई? ढाई। ठीक है, तो वो चीज दिख नहीं रही थी, लेकिन जब हमने फॉर्मूला लगाया तो आ गया। तो माध्यिका के 2 सूत्र होते हैं, माध्यिका के 2 सूत्र होते हैं। क्या होता है? यदि पदों की संख्या विषम हो तो, यदि पदों की संख्या जो है वो विषम हो तो क्या करते हैं भैया? तब हम सीधे से लगाते हैं n बटे दोवां n प्लस 1 बटे दोवां पद। ठीक है, जब पदों की संख्या विषम हो। कैसे? जैसे ये मान लो कि 1 2 3 4 5, जब पदों की संख्या विषम हो यानी कि गिनो कितने पद हैं? 1 2 3 4 5, 5 ठो पद हैं। अब 5 क्या है? ये जो 5 है, 5 क्या है? एक विषम संख्या है। तो जब विषम संख्या हो तो उसमें ये सूत्र लगता है, कौन सा? n प्लस 1 बटे दोवां पद। ऐसे लिखो, माध्यिका बराबर कौन सा सूत्र होगा? माध्यिका बराबर n प्लस 1 बटे दोवां पद, यानी कि n बराबर क्या है इसमें? 1 2 3 4 5, टोटल 5 ठो पद हैं, यानी कि n बराबर 5 प्लस 1 बटे दोवां पद। ठीक है, तो 5 प्लस 1 कितना होता है? 6, 6 बटे दोवां पद। चलो और आगे आओ, 6 बटे 2 यानी कि 2 1 कम 2, 2 3 6, यानी कि 3वां पद। ठीक है, 3वां पद। 3वां पद कौन सा है? तीसरा पद 1 2 3, 3वां पद ये है 3, यानी कि यही क्या हो गया? माध्यिका। ठीक है, तो जब विषम संख्या, देखो भाई इसमें क्या होता है, ये तो 3 4 संख्याएं थी तो आपने देखा, आपको दिख गया। मान लो यही और ढेर सारे लिख दें, 6 7 12 18 16 15 19 40 50 ठो लिख दें, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना। तो उसमें फिर ये सूत्र लगाना पड़ता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको सिंपल सा समझा दिया, तो ये मत सोचना यार इसमें सूत्र लगाने की क्या जरूरत है, ये तो हम ऐसे ही बता सकते हैं। नहीं भाई, जब यही ढेर सारे लोग रहेंगे तब आप कंफ्यूज हो जाओगे। 2 4 संख्याएं हैं तो आप बड़े आसानी से पढ़ ले रहे हो। ठीक है, चलो, तो माध्यिका बराबर n प्लस 1 बटे दोवां पद, यदि पदों की संख्या क्या हो? विषम हो। और अतः, और एक और सूत्र होता है यदि, दूसरा क्या सूत्र होता है? यदि है, ये है। ठीक है, यदि पदों की संख्या सम हो तो क्या सूत्र होगा? तो माध्यिका बराबर क्या होगा? माध्यिका बराबर क्या होगा? n बटे दोवां पद, अभी मैंने समझाया ना, n बटे दोवां पद प्लस ब्रैकेट में n बटे 2 प्लस 1वां पद बटे 2। ये होता है जब पदों की संख्या क्या हो? सम हो। और ये होता है जब पदों की संख्या विषम हो। यानी कि मैंने दोनों क्वेश्चन बताए, जैसे देखो यहाँ पे दिया हो 3 4 5 8 12, ये क्या है? इसमें पदों की संख्या देखो विषम है ना, 1 2 3 4 5, 5 पद हैं और 5 क्या है? देखो 5 पद हैं, तो 5 क्या है? विषम संख्या है। तो हमने सिंपल सा सूत्र लगाया, n प्लस 1 बटे दोवां पद, यानी कि n कितना है? 5 है ना। देखो 1 2 3 4 5, n यानी कि पदों की संख्या, तो यानी कि 5 प्लस 1 बटे दोवां पद
दोवां पद, यानी कि 5 एक 6 बटे दोवां पद। तो 6 बटे 2 यानी कि 2 एकम 2 2 3 6 यानी कि तीनवां पद। तीनवां पद। तीसरा पद कौन सा है? ये 5 है ना, 1 2 3, देखो 1 2 3, तीसरा पद 5 है, यही माध्यिका हो गई, माध्यिका। ऐसे भी देख सकते हो, लेकिन जब ढेर सारे लोग रहेंगे तब कंफ्यूजन होगा, तब यही सूत्र लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे इसी क्वेश्चन में अगर पदों की संख्या क्या हो जाए, सम हो जाए, सम पदों की संख्या यानी कि एक हटा दो या एक जोड़ दो, ठीक है, कुछ भी हो, पदों की संख्या सम हो जाए। सम यानी कि देखो 1 2 3 4, अब इसमें 4 ही पद हैं, कितने पद हैं? 4 पद हैं, तो 4 पद यानी कि सम संख्या। तो इसमें ये वाला सूत्र लगेगा। क्यों? देखो इसमें सिंपल सा नहीं दिख रहा है ना कि बीच में कौन है, समझ में नहीं आ रहा है, अंधा होता है। देखो यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है कि बीच में कौन है। अगर हम 4 को लेंगे तो इधर एक ही संख्या, इधर डबल आ रही है। अगर इधर 5 को लेंगे तो इधर डबल है, लेकिन इधर सिंगल ही बच रहा है। तो 4 क्या है? एक सम संख्या है। तो जब सम संख्या होती है तब ये बड़ा वाला सूत्र लगाते हैं, छुपे हुए लोगों के निकालने के लिए बड़ा वाला सूत्र, और जिसमें साफ ही साफ दिख रहा है उसमें ये छोटा वाला सूत्र। तो बड़ा वाला सूत्र क्या है? माध्यिका बराबर क्या है? n बटे दोवां पद। तो n क्या है? 4, तो 4 बटे दोवां पद प्लस n बटे 2 प्लस 1वां पद। तो n बटे 2 यानी कि 4 बटे 2 प्लस 1वां पद बटे 2। तो 4 बटे 2 यानी 2 दूनी 4, तो दोवां पद, दोवां पद प्लस 4 बटे 2 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो यानी कि 2 प्लस 1 यानी कि तीनवां पद, दोवां पद प्लस तीनवां पद बटे 2। तो दोवां पद कौन सा है? 4 प्लस तीनवां पद कौन सा है? 1 2 3, तीसरा पद कौन सा है? 5, तो 4 प्लस 5 बटे 2। तो 4 5 कितना होता है? 9। हाँ, 4 5 कितना होता है? 9। 9 बटे 2, 9 बटे 2 यानी कि 2 एकम 2 2 चौको 8 2 पंजे 10 यानी 4.5। तो अतः माध्यिका बराबर क्या आ गई? माध्यिका बराबर क्या आ गई? 4.5, यानी कि ये जो बीच का पद है 4 और 5 के बीच में क्या होता है? 4.5 यानी कि 4.5। देखो 4 और 5 के बीच में क्या होता है? 4.5 होता है। तो यही हो गया माध्यिका। माध्यिका में 2 सूत्र होते हैं। पदों की संख्या जब विषम हो तो ये वाला सूत्र लगाते हैं, n+1 बटे दोवां पद, ठीक है, जिसमें साफ साफ दिख जाता है। जब जिसमें साफ साफ नहीं दिखता, देखो भाई आपको दिख गया, आप डायरेक्ट आंसर मत देना, ये सूत्र लगा के एक बार हल कर देना तब देना, वरना वो इसी डायरेक्ट नंबर वो भी दे देंगे, 2 के बजाय आधा नंबर देंगे, ठीक है। और अगर पदों की संख्या सम हो, जिसमें समझ नहीं आता भैया बीच में तो कोई आ ही नहीं रहा, तो उसमें ये बड़ा वाला सूत्र लगाओ। जब बड़ी राइफल लगाओगे तो निकलेगा दुश्मन। क्या है कि n बटे दोवां पद प्लस n बटे 2 प्लस 1वां पद बटे 2। तो ये वाला सूत्र जब लगाओगे तो इसमें क्या आ जाते हैं? सम संख्या वाले, यानी कि 2 4 6 8 10, जब ऐसे सम संख्याएं रहेंगी पदों की तब, ठीक। तो ये हो गया आपका माध्यिका वाला कंसेप्ट। अब आते हैं मोड पर। मोड यानी कि बहुलक। बहुलक देखो बच्चों क्या होता है, सिंपल सा है, बहुलक कुछ नहीं होता। देखो समझा देते हैं, बहुलक भी एक लाइन का है, जैसे माध्यिका छोटा था वैसे ही बहुलक छोटा है। तीसरा क्या है? बहुलक। बहुलक यानी कि मोड। लास्ट तक बने रहा करो, पूरी वीडियो देख लिया करो भाई, क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट आपका। बहुलक देखो बच्चों का है कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होता है वही बहुलक है। मतलब जैसे मैंने बताया ना कि जैसे मान लो 7 8 बच्चे हैं, ठीक है, 8 बच्चे हैं, ठीक है, 8 बच्चों का मैंने टेस्ट लिया, तो किसी ने पाया 12 नंबर, किसी ने पाया 13 नंबर, फिर किसी ने पाया 12 नंबर, फिर किसी ने पाया 10 नंबर, किसी ने पाया 11 नंबर, फिर किसी ने पाया 12 नंबर। कितने बच्चे हो गए? 3 3 6, फिर एक ने 12 पाया, फिर एक ने 10 पाया। तो अब इसमें पूछ रहा है भैया बहुलक बताओ। क्या बताओ? बहुलक बताओ। तो बहुलक क्या होता है? जो चीज सबसे ज्यादा बार हुई रहती है वही होता है बहुलक। तो इसमें देखो 12 नंबर पाने वाला 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा, यानी कि 12 नंबर को 4 लोगों ने पाया है, ठीक है। अगला देखो 13 नंबर पाने वाले कितने बच्चे हैं? सिर्फ एक ही बच्चा है। 13 नंबर वाले कितने बच्चे हैं? एक ही बच्चा है। 10 पे आओ, 10 नंबर वाले कितने हैं? 1 2। 10 नंबर वाले कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर 11 नंबर वाले कितने बच्चे हैं? देखो इसके बाद 11 नंबर वाले कितने बच्चे? सिर्फ एक ही बच्चा है। अब इसमें साफ साफ देख सकते हैं कि 11 नंबर वाला 1 बच्चा है, 10 वाला 2 है, 13 वाला 1 है, लेकिन 12 नंबर पाने वाले 4 लोग हैं। तो 12 वालों की संख्या ज्यादा है। देखो 12 नंबर वालों की संख्या ज्यादा है, तो यही हुआ बहुलक या फिर यही हुआ मोड। बस एक लाइन का है, चूंकि
आंकड़े में, चूंकि उपर्युक्त आंकड़े में ऐसे लिख सकते हो एक लाइन बनाने के लिए, सीधा से देखने पर आंसर मालूम चलता है, बस एक लाइन का होता है। चूंकि उपर्युक्त आंकड़े में, उपर्युक्त आंकड़ों में, ऐसे ही कर दो, आंकड़ों में या फिर आंकड़े में, उपर्युक्त आंकड़ों में 12 की बारंबारता सबसे अधिक है, अतः बहुलक बराबर 12। ठीक, ये लिखना एक थोड़ा सा समझा देना चाहिए, बाकी सीधे लिख सकते हो कि बहुलक बराबर 12, क्योंकि 12 सबसे ज्यादा बार आया है, जो सबसे ज्यादा बार आया है वही है बहुलक। बहुलक बार बार जो आया हो, सबसे ज्यादा बार जो आया हो, ठीक है। लेकिन समझाने के लिए थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड अच्छा लगता है ना, कि उपर्युक्त आंकड़ों में, मतलब जो भी उपर्युक्त ऊपर लिखे गए आंकड़े हैं उसमें 12 की बारंबारता सबसे अधिक है। बारंबारता क्या है कि कितनी बार कौन आया है वही होती है बारंबारता। मैंने बताया कि 12 4 बार आया है, 13 एक ही बार आया है, 10 जो है 2 बार आया है, 11 जो है 1 बार आया है, तो वही हो गई बारंबारता की कौन कितनी बार आया है उस बात। देखो कौन कितनी बार आया है वो हुई बारंबारता, कि कितनी बार बार आया है वो हो गई बारंबारता। और जो सबसे ज्यादा बार आता है उसे बोलते हैं बहुलक। ठीक है, जो सबसे ज्यादा बार आता है उसे बोलते हैं बहुलक। तो इसमें 12 जो है वो सबसे ज्यादा बार आया है, यानी कि 12 की बारंबारता यानी कि ये जो है कितनी बार आया, 12 की बारंबारता सबसे अधिक है, अतः 12 क्या हो गया, बहुलक हो गया। जैसे बहुसंख्यक अल्पसंख्यक होते हैं, तो जिनकी संख्या ज्यादा होती है वो बहुसंख्यक होते हैं, और जिनकी संख्या कम होती है उनको अल्पसंख्यक बोला जाता है। तो वही बहुसंख्यक वाला मामला है, तो बहुसंख्यक को ही क्या है, बहुलक बोलते हैं, अंग्रेजी में मोड। ठीक है भैया, तो यही है। तो ऐसे एक दिया रहेगा एक साड़ी, समझा देते हैं यार, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, कुछ है नहीं। ठीक है, एक ठो बच्चा है लास्ट में, ऐसे एक ठो बना रहेगा साड़ी। साड़ी में क्या है, एक है पद, नीचे है बारंबारता, पद बारंबारता दिया रहेगा 12 4 बार है, 15 जो है वो 8 बार है, 15 और 16 जो है 20 बार है, इधर 13 जो है 3 बार है। ठीक है, ऐसे ही आंकड़ा दिया रहेगा, ऐसे ही जो भी है ये दिया रहेगा आपको साड़ी। अब पूछेगा भैया इसका बहुलक ज्ञात कीजिए, तो ऐसे लिख दो कि चूंकि उपर्युक्त साड़ी में सबसे ज्यादा बार कौन आया है। देखो भाई 12 4 बार आया है, 15 8 बार आया है, 16 20 बार आया है, 13 जो है 30 बार आया है। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 30 आया, वो 13 आया है ना, 30 बार आया है। सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 13 जो है वो सबसे ज्यादा बार आया है। तो चूंकि उपर्युक्त आंकड़े में से लिख दो, चूंकि उपर्युक्त आंकड़े में 13 की बारंबारता सबसे अधिक है। बारंबारता यानी कि कौन सबसे ज्यादा बार आया, कौन कितनी बार आया है, ये 4 बार, ये 8 बार, ये 20 बार, ये 30 बार। तो 13 की बारंबारता सबसे अधिक है, यानी कि सबसे ज्यादा है, अतः इसका बहुलक या फिर उपर्युक्त सारणी का बहुलक क्या होगा, 13 होगा। बहुलक यानी कि कौन बहुसंख्यक है, कौन सबसे ज्यादा बार आया है। ठीक है, तो यही होता है भैया बहुलक। तो आज हमने क्या समझा, बहुलक समझा। बहुलक यानी कि जो सबसे ज्यादा बार आया हो। फिर हमने समझा माध्यिका, माध्यिका यानी कि जो सबसे मध्य वाला चीज हो, जो सबसे बीच वाली चीज हो उसे क्या बोलते हैं, माध्यिका। तो बहुलक, माध्यिका। उसके बाद हमने क्या समझा था, सबसे पहले समांतर माध्य। समांतर माध्य यानी कि एवरेज, जितनी भी चीजें हैं सबको मिला दो, बटे में कितनी चीजें थी भाग दे दो, तो जो एवरेज आएगा, जो औसत आएगा उसे ही बोलते हैं हम लोग समांतर माध्य। ठीक है, तो ये आज का चैप्टर 11 नंबर खत्म हुआ। इस चैप्टर से 2 नंबर आपके पक्के हैं, इसलिए इसको हल्के मत लेना, इसको जरूर वीडियो को देखना, इसके बाद जाके अपना कॉपी में किताब खोल के प्रैक्टिस भी कर लेना। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल पवन केसरवानी 910। आपको जो भी डाउट्स हो, जो भी आपके क्वेश्चंस हो, आप हमको डायरेक्ट फोटो खींचिए, उस क्वेश्चन को लिख लीजिए कॉपी पे, उसका फोटो खींच लीजिए, फोटो खींच के इस पे मैसेज कर दीजिए, मैं उसका जवाब दे दूंगा आपको। ठीक है, तो ये आपका इंस्टाग्राम हैंडल है पवन केसरवानी, PAWANKESARWANI 910। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। ये टेलीग्राम है पोडियम क्लासेस के नाम से। जितने भी बच्चे मुझसे कुछ भी पूछे रहते हैं तो उनको तो आंसर पर्सनली करता ही हूँ, साथ में उस आंसर को मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर देता हूँ। मतलब लिख के, जैसे वो फोटो खींच के भेजते हैं वैसे मैं एक कॉपी पे हल करता हूँ, उसी का फोटो खींच के उनको भेज देता हूँ भैया कि अपना देख लो। और उस फोटो को ना सिर्फ उनके पास भेजता हूँ बल्कि उसको टेलीग्राम चैनल पर भी डाल देता हूँ, जिससे और भी बच्चे देख सकें कि क्या कंफ्यूजन बच्चों में चल रही है और इसका क्या सर हल दिए हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की वीडियो में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।